Hello students, welcome to Learn Easy classes. I hope all of you are fit and fine. I'm also fine. This is the third lecture, the fundamental unit of life, cell. If you have not watched it, the previous lecture, then check it out from the links that I have provided in the description box. So let's start the today's lecture. सो आई होप कि सेल का शेप साइज आपको समझ आ रहा होगा कि सेल किस टाइप के होते हैं, शेप से साइज में क्यों वेरी करते हैं, किस टाइप से अलग अलग के सेल्स होते हैं, क्या शेप दिखता है, किस तरीके का साइज दिखता है, मल्टी सेलर में किस टाइप का होता है, यूनिसेलर में किस टाइप का होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने शेप्स एंड साइज सेल के बारे में जाने। तो हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, सेल का स्ट्रक्चर जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम सेल के, अभी तक हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में जाना, सेल क्या है, सेल का इंट्रोडक्शन किया, आपको सेल के बारे में बताया, सेल की डिस्कवरी के बारे में बताया, सेल यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करी। बट अब सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक आया स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, उसको हम आगे विस्तार से समझेंगे, डिस्कस करेंगे आगे ब्रॉडवे में। थ्रू देयर शेप, साइज एंड एक्टिविटीज वेरी, ऑल सेल हैव थ्री मेजर फंक्शनल रीजन, द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। किसी भी सेल में तीन चीजें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन या फिर हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ आर द सेम, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल वॉल मैंने थोड़ा सा आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, और यूकैरियोटिक सेल की जब हम बात कर रहे थे तो उनमें केवल प्लांट सेल में ही सेल वॉल होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में और भी ज्यादा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीन चीजें जो है इन्हें फंक्शनल रीजन है मेन सेल के, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अ सेल वॉल, and second one is the nucleus and third one is the cytoplasm. The outer boundary of the cell is the plasma membrane. Inside it lies the cytoplasm. Various cellular organelles and inclusion are suspended in the cytoplasm. Out of these organelles, nucleus is visible under a light microscope. The other organelles can be seen under electron microscope only. सेल में जो सबसे आउटर लेयर होती है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो सेमी फ्लूइड होता है, दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। और डिफरेंट जो सेलुलर ऑर्गेनल्स थे सेल के वो आपके सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं इनमें केवल न्यूक्लियस ही एक ऐसा होता है जो कि एक लाइट माइक्रोस्कोप से भी हम न्यूक्लियस को देख सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस इज अ लार्ज इन साइज अदर देन द अदर ऑर्गेनल्स। और अदर ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो केवल आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो, बिकॉज वो बहुत स्मॉलर होते हैं कंपैरिजन टू न्यूक्लियस। तो सबसे पहले आउटर बाउंड्रीज, दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल भी कहते हैं। देन न्यूक्लियस, दिस इज द important part of the cell. Nucleus is also called the brain of the cell because it controls and regulate all activities inside the cell. So that's why nucleus is also called the brain of the cell. तो समझ आया बच्चों कि जब सेल का ब्रेन है न्यूक्लियस तो हमें उसके बारे में जानना कितना जरूरी है और उसकी स्टडी भी कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी। तो जरा थोड़ा सा हम रिकॉल करें कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, किसने हमें बताया था कि न्यूक्लियस के बारे में, और क्या बताया था। ओके मैं बताती हूँ, याद आ गया न्यूक्लियस। ओके सही, बिल्कुल सही जा रहे हो। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया था, और न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया था कि जितनी भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, वो न्यूक्लियस के थ्रू ही ट्रांसमिट होती है। ओके, साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड रीजन होता है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। आई होप कि स्ट्रक्चर सेल का जो बेसिक चीजें आपको, फंक्शनल रीजन है तीन, ये फंक्शनल रीजन सेल के मैंने आपको बताए कि सबसे पहले आउटर जो लेयर, आउटर कवरिंग हो गई, आउटलेइंग हो गई, जो वो सेल मेम्ब्रेन हो गई, आप समझ सकते हो जैसे आउटले, न्यूक्लियस
ब्रेन हो गया सेल का, और साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड हो गया। अब इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है, सेलुलर ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एक्सेट्रा। देयर आर different type of cellular organelles which are embedded इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। और ये सेल ऑर्गेनल्स केवल प्रोकैरियोटिक सेल में ही होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आपके यूकैरियोटिक सेल में मिसिंग, सॉरी यूकैरियोटिक में होते हैं, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिसिंग होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। और न्यूक्लियस, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में मिसिंग होता है। प्रॉपर न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस अपनी एक डेफिनेट पोजीशन पर होता है। तो आगे लेट्स डिस्कस, आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें और सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर दीजिए। आई ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो अब तक आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। तो मोस्ट ऑफ द आपको सिमिलरिटीज भी समझ आ गई और डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए। तो 3 बेसिक डिफरेंसेस जो है, सेल वॉल का हो गया जो कि प्लांट सेल में है, और यहाँ पर सेंट्रोसोम जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट है व्हाइल एब्सेंट इन प्लांट सेल, वैक्यूल्स larger in size and smaller in number in plant cell, while in animal cell smaller in size and larger in number। तो यहाँ पर अब आपको बेसिक डिफरेंसेस भी क्लियर हो गया, और सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या क्या सेल का स्ट्रक्चर होता है, वो सब आपको क्लियर हो गया। तो डायग्राम सबसे पहले आपको समझना जरूरी है, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि डायग्राम को खुद से ड्रॉ करना, क्योंकि डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो जितने भी ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये वन बाय वन इनके नाम भी आपको याद हो जाएंगे। अब हम आगे के टॉपिक्स में आपके कवर करेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स, वन बाय वन सेल ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, और इनका डिफरेंसेस भी आपने समझ लिया होगा, और एटलीस्ट 5 to 6 डिफरेंसेस आप अभी खुद से लिख सकते हो। सिमिलरिटीज भी और डिफरेंसेस भी आप खुद से लिख पाओगे। तो ट्राई करना बच्चों, अब आप खुद से लिखो कि क्या डिफरेंसेस है और क्या एनिमल सेल और प्लांट सेल में सिमिलरिटीज है। तो अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जो कि सेल की आउटर लेइंग, आउटर कवरिंग जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। किसी भी टाइप की सेल हो, इधर वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, वो किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। Plasma membrane is composed of organic molecules like lipids and proteins. It acts as a semi-permeable membrane that allows the exchange of material between cell and its surrounding. Plasma membrane लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई लेयर होती है। इट एक्ट एज ए सेमी परमेबल, यहाँ पर सेमी परमेबल टर्म्स इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि सेमी परमेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कुछ सिलेक्टिव मटेरियल को ही अलाउ करती है एक्सचेंज में। जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है, कुछ मटेरियल ही सिलेक्टिव होते हैं जो कि इसके थ्रू एक्सचेंज हो सकते हैं, सारे मटेरियल को ये अपने थ्रू एक्सचेंज नहीं होने देती। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज दैट passage of a specific material whereas it restricted other material to pass through it. A process in which solvent from higher concentration is transported to lower concentration area through a semi-permeable membrane is called as osmosis. तो यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस क्या है, कोई भी सॉल्वेंट जो अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। सपोज अगर मैं सेल के
आउटर में बोलूं कि कोई भी सॉल्वेंट है उसका कंसंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर उस सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो है, तो जो मूवमेंट होगा किसी भी उस सॉल्वेंट का, पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, वो आउटर रीजन से, सेल के आउटर से इनर की तरफ मूव करेगा वो सॉल्वेंट। तो ये प्रोसेस जो होगी थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल जो मेम्ब्रेन है ये उसके थ्रू होगी। सो दिस प्रोसेस is called the osmosis. So osmosis is the movement of solvent from higher concentration to low concentration. So plasma membrane is a semi-permeable membrane, and the process of osmosis occurs through the plasma membrane. So plasma membrane is very important. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट ऑर्गेनल्स। तो आई होप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस आपको समझ आई होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और किसकी बनी होती है और क्या फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल में। बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे टाइप की जो सेल होती है सभी सेल में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो भी एक्सचेंज होता है मटेरियल का सेल के अंदर और सेल के बाहर वो थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पॉसिबल होता है। So students, let's discuss the hypotonic solution, isotonic solution and hypertonic solution और some conditions for osmosis. Osmosis के लिए इन तीनों टाइप के solutions की हमें क्या क्या solutions है, hypotonic क्या होता है, isotonic और hypertonic solution क्या होते हैं। Osmosis के लिए आपने पढ़ा कि osmosis is a process by which any solvent is moved from its higher concentration to low concentration, कि कोई भी solvent जो है वो अपने higher concentration से low concentration की तरफ move करेगा through a semi permeable membrane. So this process is a osmosis. So first we'll discuss the hypotonic solution. When cell is placed in water, concentration of water is high outside the cell and low inside the cell. Plasma membrane of cell act as a semi permeable membrane. It allows the movement of water particle in both the direction. Here, process of osmosis occurs. A large amount of water particle moves from higher concentration to low concentration of water. That is, large amount of water from outside the cell. This result in the swelling of cells. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि किसी भी सेल को हमने वाटर के अंदर मर्ज वाटर में रख दिया और सेल के जो बाहर सेल के आउटसाइड जो एटमॉस्फेयर था वहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था और सेल के जो अंदर है वो वाटर का कंसंट्रेशन कम था। तो सेल जो वाटर का मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा, यानी कि सेल जो वाटर है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा। वाटर का जो मूवमेंट होगा वाटर पार्टिकल्स किधर मूव करेंगे, आउटसाइड की तरफ से इनसाइड, सेल के अंदर की तरफ वाटर पार्टिकल्स मूव करेंगे और दैट्स द रिजल्ट। क्या होगा रिजल्ट? स्वेलिंग ऑफ सेल, सेल फूल जाएगी क्योंकि सेल के अंदर वाटर फिल हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के बाहर जो है वो वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और सेल के अंदर जो है वो वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी किशमिश को आपने पानी के अंदर रख दिया तो पानी के जो किशमिश के बाहर का एटमॉस्फेयर है उसमें सॉल्वेंट आपका जो वाटर है वो ज्यादा है और किशमिश के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वाटर सेल के अंदर, इनसाइड सेल के अंदर फिल हो जाएगा और किशमिश फूल जाएगी। आपको किशमिश फूली हुई दिखती है, ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। तो दिस इज द example of hypotonic solution. So next one is the isotonic solution. Isotonic solution क्या होता है? When cell is placed in water such that the concentration of solution inside and outside the cell is equal, then the same amount of water particles enter and leaves the cell through semi-permeable membrane. Hence, there is no net movement across semi-permeable membrane. Therefore, shape of cell remain unchanged. यानी कि सेल के आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्वेंट का वो सेम होता है और कोई भी मूवमेंट्स नहीं होता है सॉल्वेंट का एक आउटसाइड और इनसाइड किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है और that's why this is the isotonic solution। और सेल का जो शेप होता है वो भी अनचेंज्ड रहता है क्योंकि कोई भी पार्टिकल्स, किसी भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से उधर मूवमेंट्स नहीं हुआ। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया था वाटर, जो वाटर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है तो मूवमेंट्स यहाँ पर नहीं होगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन वाटर such that concentration of water is low outside the cell and high inside the cell. Water moves in both directions through the plasma membrane, which is a semi-permeable membrane, but more number of water particles leaves the cell as compared to water.
particles entering the cell, this result is shrinking of cell. क्या रिजल्ट हुआ कि सेल श्रिंक कर गई. हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी कि हमने किसी भी सेल को इस तरीके से किसी भी सॉल्वेंट या वाटर में हमने रख दिया कि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम था. तो वाटर किस तरफ मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि सेल के अंदर से बाहर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, श्रिंकिंग ऑफ सेल. सेल सिकुड़ जाएगी. अगर आप किसी भी क्या कहते हैं किशमिश को किसी भी क्या कहते हैं शुगरी सॉल्यूशन में रख दिए, शुगर के सॉल्यूशन में रख दीजिए जहां पर कि वाटर का कंसंट्रेशन बाहर कम है और फूली हुई किशमिश थी जो कि हमने पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो फूल गई थी उस किशमिश को आप वाटर के शुगरी सॉल्यूशन में रख दीजिए. तो क्या होगा कि वाटर किशमिश के अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा और एज ए रिजल्ट जो किशमिश है वो सिकुड़ जाएगी. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. So I hope all of you understand very well about the hypotonic solution, isotonic solution and the hypertonic solution. So next topic अब हम अपने अगले सेशन में कवर करेंगे. So students will discuss now differences between diffusion and osmosis. Diffusion and osmosis के बीच में differences को समझेंगे. Diffusion क्या है? Movement of molecule of solid, liquid and gas occurs in this process. Diffusion में तीनों तरह के molecules में movements होता है, solid, liquid and gases. But osmosis, movements of only solvent molecules occurs in this process. केवल solvent के molecules ही move करते हैं osmosis में. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था जब हम plasma membrane पढ़ रहे थे तो हमने osmosis की process पढ़ी थी कि when any solvent move from higher concentration to low concentration. Diffusion, this process can occur in any medium, solid, liquid or gas. यानी कि diffusion किसी भी medium में possible हो सकता है, solid, liquid और gas. But osmosis, it can occur only in liquid medium. Diffusion, no membrane is required. कोई भी membrane की requirement नहीं होती है diffusion की process में. But osmosis में semi permeable और diffuse permeable membrane is needed for this process. Fourth one, diffusion process take place through high diffusion pressure to low diffusion pressure. But osmosis में क्या? Osmosis take place through solution of low osmotic pressure to solution of high osmotic pressure. It means diffusion जो होता है वो high diffusion pressure से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ होता है, बट जो ऑस्मोसिस होता है वो आपके वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूवमेंट्स होता है. लो ऑस्मोटिक प्रेशर आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है. सो इट इज क्लियर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. So students, we will discuss the next cell organelles. It's a very important organelles. Cell wall. Cell wall is only present in a plant cell or in a prokaryotic cell. So cell wall is a structure layer surrounding some types of cells just outside the cell membrane. It is made up of fibrous polysaccharide carbohydrate called cellulose. किसकी बनी हुई होती है सेल वॉल? सेलुलोज की बनी होती है. ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है सेलुलोज. और सेल वॉल होती कहाँ पर है? यहाँ पर आई विल शो दिस जस्ट लाइक दिस. ये ग्रीन आपको जो ये पैचेस दिख रहा है ये दिस वन इज द सेल वॉल. जब हमने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया था तब भी आपको बताया था कि सेल वॉल ओनली एंड ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है एंड जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड में जो आपकी ये लेयर दिख रही है दिस डार्क ग्रीन कलर जो ये आपको दिख रहा है दिस इज द सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज क्या? इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. द सेल वॉल हैज अ फ्यू डिफरेंट फंक्शन. इट इज फ्लेक्सिबल बट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल. फ्लेक्सिबल है बट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल which helps protect the cell against physical damage.
It also gives the cell its shape and allows the organism to maintain its certain shape overall. The cell wall can also provide protection from pathogens such as bacteria that are trying to invade the cell. The structure of the cell wall allows many small molecules to pass through it, but no larger molecule that could harm the cell. This diagram of plant cell depicts the cell wall in green surrounding the content of the cell. You can see just like this. So I hope all of you understand that what is cell wall and what is the function of cell wall. Okay, next, cell organelles, nucleus. It's a very important part of cell, nucleus. Nucleus is also called the brain of the cell. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेल का जो ब्रेन होता है उसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं. और न्यूक्लियस क्यों ऐसा कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल? बिकॉज न्यूक्लियस control and regulate all activities inside the cell. The nucleus is a small, round and membrane-bounded structure. This one is very important, that membrane-bound structure. जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें इसी टाइप का न्यूक्लियस होता है. membrane-bounded structure न्यूक्लियस का होता है. The fluid inside the nucleus surrounded by nuclear membrane is called the nucleoplasm. जो ये आप फ्लूइड देख रहे हो, जो भी फ्लूइड यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड जो भी फ्लूइड होता है, this is called the nucleoplasm. It controls the cell growth and reproduction because it contains cells' hereditary information. It is covered by dual layer called nuclear membrane. This one. Just look here. This one. This is the nuclear membrane. This one, nuclear membrane. Nucleus is also called the brain of the cell. And why it is called so? You know. So this is the nucleus, solid spherical body. It is the nucleolus. And thread-like structure. This is called the chromatin. Chromatin. And this one is the nuclear membrane. And the space between the nuclear membrane, this is the nuclear pore. So, I hope all of you understand the structure of nucleus. Outer covering of nucleus, nuclear membrane, space between the nuclear membrane, nuclear pore, the small spherical body, nucleolus, the fluid inside the nucleus, nucleoplasm, and the thread-like structure is called the chromatin. Chromatin contains the hereditary information. It is the main characteristic of nucleus because nucleus store and transmit the hereditary information. Hereditary information मैंने आपको बताया कि क्या होता है. The information which transmit from one generation to next generation. जो भी आपके characters आपके parents से आपको मिलते हैं, these are the hereditary characters. और ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, इसके थ्रू ये आगे ट्रांसमिट होते हैं. Function of nucleus. Let's discuss the function of nucleus. The nucleus controls all metabolic activities of the cell. If the nucleus is removed from a cell, the protoplasm ultimately dries up and dies. अगर आप किसी भी सेल से न्यूक्लियस को रिमूव कर दोगे तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो अल्टीमेटली ड्राइज अप हो जाएगा और डाइज हो जाएगा. न्यूक्लियस रेगुलेट द सेल साइकिल आल्सो. It is concerned with the transmission of hereditary traits from parents to offspring. This one is very important. It is also responsible for protein synthesis, cell division, growth and differentiation. Also, cell में जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लाई होती है, सेल में डिवीजन होता है, न्यू सेल बनती है, सेल में ग्रोथ होती है और जो डिफरेंशिएशन होता है, सेल में फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस. स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए इन द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस में आरएनए और प्रोटीन का स्टोरेज होता है और आरएनए भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. Okay students, that was all about today's lecture. We'll discuss the remaining topic of this chapter in the fourth lecture. Thanks for watching. Bye bye students.